दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त तेरालाल जाट आज फिर से एक सामने हाजिर हूँ। वो प्रोग्राम जो आपको साल भर इंतज़ार रहता है, इनकम टैक्स का प्रोग्राम। इनकम टैक्स के प्रोग्राम जो इस साल का है 2020-21 का, उसके संदर्भ में मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको एक मास्टर और दूसरा GA55 एडिट सीट का बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। आज अगली सीट पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की जो सीट है वो है एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट। उस सीट पर जाने से पहले गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और बढ़ते हैं उस सीट की ओर। साथियों, हमने पहले मास्टर सीट के बारे में संपूर्ण जानकारी ली, उसके बाद में GA55 चेक एंड एडिट सीट के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। आज हम एक्स्ट्रा डिडक्शन जो सीट हैं इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। वैसे आप सब जानते हैं और इस सीट के अंदर मैंने कुल 38 आपकी जो कटौतियां और जो आपके वे भत्ते वगैरह हैं उनको लिया है, जो अपने GA55 में नहीं आते हैं और अलग से अपन को इनकी डिटेल हम कम्यूटेशन सीट के अंदर देनी पड़ती हैं। उसके लिए मैंने अलग से एक एक्स्ट्रा डिडक्शन नाम करके सीट बना दी। इसमें आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। इस सीट के अंदर सबसे पहले मकान किराया रसीद भत्ता है, उसके लिए कॉलम दे रखा है। मकान किराए की रसीद होती है कि आपको HRA तो मिलता ही है, लेकिन आपका HRA से ज़्यादा आपको रियल में भुगतान करना पड़ता है। किसी शहर में रहते हैं आप और मान लीजिए आपका HRA 4000 बन रहा है, लेकिन आप 5000 या 6000 का वहाँ भुगतान कर रहे हैं। मकान किराए की रसीद देकर इनकम टैक्स के अंदर राहत ले सकते हैं। उस संदर्भ में यहाँ हमने अलग से एक HRA कैलकुलेशन की सीट बना रखी है, जो अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ मात्र यस या नो करेंगे ना, तो आपकी राशि आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ यस किया तो आपकी कैलकुलेशन होकर यहाँ राशि आएगी। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुई है वो हमें अगले वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं यहाँ यस या नो करना बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ मैं नो कर देता हूँ तो 0 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जो हमें मिलती है, और ये किस पे मिलेगी आपको? जो विद्यमान आयकर है, ओल्ड रेज्यूम है, जो पहले से अपने आयकर विद्यमान है, उसी पर ये 50,000 की छूट मिलेगी। अगर आप न्यू टैक्स रिज्यूम को आप सेलेक्ट करते हैं तो ये छूट आपको नहीं मिलेगी। मनोरंजन भत्ता धारा के अंतर्गत हैं तो आपको यह फिल करना है। व्यवसाय कर धारा 16 अंडर सेक्शन 3 के अंतर्गत अगर आता है तो आप यहाँ फिल करें। गृह संपत्ति से आपको कोई किराया मिला है, किराए की दुकानें हो सकती है या और कोई हो, और उससे आपको आय हो रही है तो वो आय आपको यहाँ दर्शानी पड़ेगी। फिर गृह कर, आपने गृह कर दिया है तो आपको यहाँ दर्शाना है। अगले जो 7 और 8 नंबर कॉलम है ये अति महत्वपूर्ण है उन कार्मिकों के लिए जो होम लोन ले रखा है। गृह ऋण की मूल किस्त यहाँ लिखनी है, यानी आपने जो प्रिंसिपल लिया है, मूल किस्त है आपकी, वो यहाँ पर आएगी। और ये वो किस्त कहाँ से आपको मिल सकती है? ये आपको अपने बैंक से डिटेल लानी है। या तो आप स्वयं जाकर बैंक से डिटेल ला सकते हो, या फिर आपके ऑनलाइन बैंकिंग ले रखा है तो ऑनलाइन बैंकिंग के ID पासवर्ड लगाकर भी आप अपनी किस्त की डिटेल निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप बैंक पधारें, बैंक से अपना स्टेटमेंट लाएं। स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें मिलेगी, मूल किस्त भी मिलेगी और उस पर ब्याज भी मिलेगा। तो मूल किस्त हैं उनको यहाँ फिल करें, और जो आपको गृह ऋण पर ब्याज चुकाना पड़ रहा है, इंटरेस्ट, वो यहाँ फिल करना है। तो ये दोनों क्लियर हो गए होंगे आपके। फिर जीवन बीमा प्रीमियम जो राशि वेतन से कटवा दी वो यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ पर वो राशि आएगी जो वेतन से नहीं कटाकर हमने अलग से रसीद के मार्फत LIC ऑफिस के अंदर जमा करवाए हैं, प्रीमियम जमा करवाया है। वो प्रीमियम वर्ष भर का आपकी एक LIC हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, तो उनको जोड़कर यहाँ लिखना है। फिर PLI, आपकी PLI है ले रखी है, वो यहाँ फिल कर देवे हैं। ट्यूशन फीस 40,000 तक होती हैं और आपके 2 बच्चे तक मिलती है ये, तो आपको ट्यूशन फीस अगर आपने जमा कराया है तो वो यहाँ लिखे, अन्यथा ये कॉलम में शून्य ही रहेगा।
यूएलआईपी या वार्षिक प्लान है तो यहाँ लिखिए। राष्ट्रीय बचत पत्र है आपका एनएससी, तो उनको यहाँ दर्ज करें। राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज मिल रहा है आपको, तो वो यहाँ फिल करना है। उसके बाद लोक भविष्य निधि जिसको पीपीएफ बोलते हैं, तो पीपीएफ की राशि यहाँ जमा करे हुए। राष्ट्रीय बचत स्कीम यानी एनएसएस आपके खरीद रखा है तो आपको यहाँ लिखना है। सुकन्या समृद्धि योजना बच्चों के जो जमा होता है तो वो यहाँ लिखना है। और बॉन्ड है आपका कोई, और बॉन्ड से कोई ब्याज मिल रहा है तो आपको यहाँ लिखना है। और अन्य प्रकार की कोई तरह की आपको आय हुई है तो वो आय यहाँ दर्शानी है। उसके बाद जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, उसके अंदर भी कोई लोग भाग पैसे जमा करवाते हैं, तो अगर वो हैं तो वो यहाँ करें, आपको छूट मिलेगी। ये 1.5 लाख की छूट के दायरे के अंदर आता है। गृह किराया धारा 10(13) के अंतर्गत और 10(14) के अंतर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त है, अपन को गृह किराया मिलता है लेकिन वो जो कर मुक्त है वो यहाँ लिखना है। स्थगित वार्षिकी यानी डिफरेंट एन्युटी, ये यहाँ इंद्राज होगा। और वेतन के अलावा जमा कराया गया आयकर, हमने वेतन से जो टीडीएस कटाते हैं या एरियर से कटाते हैं वो तो अपने जियो 55 में चला जाता है। वेतन के अलावा अगर आपने कोई टीडीएस जमा कराया है कहीं पर भी तो वो यहाँ आए आपको छूट मिलेगी। अन्य आय अगर धारा 80C के अंतर्गत है और अन्य कोई आय हुई है, आप जरूर यहाँ इंतराज करें। अन्य कोई प्रकार की छूट आपको मिलती है जो धारा 10(3)A और 10(3) के अंतर्गत आती हैं, यहाँ लिखे। वो अन्य कर मुक्त भत्ता हो कोई तो वो भी यहाँ लिखें। उसके अलावा धारा 80C में पेंशन प्लान है तो आपने अंशदान दिया है तो आप यहाँ पर फिल करें और ये राशि 1.5 लाख के अंतर्गत आती है और वहाँ चली जाएगी आपके ऑटो कम्यूटेशन सीट के अंदर। अन्य जमा राशि जो धारा 80C के अंतर्गत है, जैसे म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, तो आप यहाँ इंद्राज करें, ये आपको अलग से छूट राहत मिलेगी। फिर 80CCD1 नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान है जो अतिरिक्त अधिकतम 50,000 तक मिलता है। अगर आपने ये जमा कराया है तो ये जरूर आप इसकी छूट लें। ये आपको 1.5 लाख से अतिरिक्त छूट मिलती है। अगर आपका एनपीएस 1.5 लाख जब जो कैलकुलेशन करते हैं और 1.5 लाख से ऊपर जा रहा है, मतलब पूरी जो आपकी एसएससी के अंदर जो भी छूट है आप वो छूट ले रहे हैं, सब छूट लेने पर आपका 1.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो एनपीएस है उनमें से कुछ राशि आप इसमें SSCD1B के अंदर अगर आप जमा करा देते हैं तो वो आपको अलग से छूट मिल जाती है 1.5 लाख के अतिरिक्त। ये छूट आपको 1.5 लाख के अतिरिक्त मिलेगी। 80D ये चिकित्सा बीमा प्रीमियम है, ये आपके जो नीचे अलग से छूट मिलती है, ये 80D की धाराएं हैं जो 1.5 लाख से बाद में शुरू होती है कम्यूटेशन सीट के अंदर, तो उसमें जाएंगे ये सब। विकलांग आश्रित उपचार है या विशिष्ट रोगों के उपचार है तो अधिकतम 40,000 है, या उच्च शिक्षा ऋण है तो ब्याज 80E के अंदर है, या इस तरह रूप से शारीरिक असमर्थता है 80U, तो उसमें आप ये छूट ले सकते हैं। और एक ये है आपके 80G धर्मा संस्थाओं आदि में दिए गए दान क श्रेणी यानी 100% या ख श्रेणी में अगर आपने दिया है तो ये चीज़ यहाँ आएगी। अगर आपने धर्मा सेवा में कोई दान दिया है तो अगर क श्रेणी के हैं तो आपको 100% मिलेगा, और अगर आपका ख श्रेणी का है, आपने संस्था को आपने दान दिया है तो आपको 50% मिलेगा। फिर ये है 80TTA, ये क्या होता है, ये होता है बचत पर अधिकतम ब्याज जो 10,000 तक मिलता है और वापस छूट मिलेगी आपको 194 1IA के अंतर आपको वापस पुनः इसकी छूट मिलती है 10,000 तक। अगर मान लीजिए आपके बचत खाते हैं और बचत खातों पर 11,000 तक आपको ब्याज हैं तो आपको 10,000 का छूट मिल जाएगा और 1,000 ही आपको उसका इनकम टैक्स के अंदर कैलकुलेशन में आएगा। तो और 10,000 तक हैं तो आपकी ये छूट मिल जाएगी। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो 50,000 तक। और धारा 80GGA अनुमोदित वैज्ञानिक सामाजिक ग्रामीण विकास हेतु दिया गया दान अगर है तो वो यहाँ लिख सके। FD है या अन्य कोई पर ब्याज है PPF को छोड़कर तो वो यहाँ लिखना है। और ये अंतिम जो है वो है रात धारा 89। ये क्या होती है, ये होता है साहब
प्रपत्र 10 ही भर के अपन को देना होता है और हमें इस धारा के अंदर छूट लेनी है तो। और प्रपत्र 10 ही क्या होता है उसके संदर्भ में आगे एक सीट बनी हुई है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा और एक प्रपत्र 10 ही अलग से मैं भी डालने वाला हूं ताकि आपको असुविधा ना हो। प्रपत्र 10 ई के बारे में एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसके तहत अब ये छूट आपको धारा 89 के तहत मिलेगी। जो पिछले सालों का एरियर है वो आपको इस साल मिलने के कारण आपको इनकम टैक्स पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। आप चाहते हो कि ये टैक्स पिछले सालों में मिला है तो उनको उन सालों में कैलकुलेशन करवाए, तो उस हेतु ये आपके धारा 89 इसके तहत आप छूट ले सकते हैं। तो ये है आपका एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट, इसके संदर्भ में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। आप जिस सेक्शन के अंदर आपका छूट आती है उस सेक्शन के अंदर आप जरूर फिल करें, आपको कम्यूटेशन सीट के अंदर वो छूट दर्शाई जाएगी। और आगे का जो सेक्शन है HRA J55 और कम्यूटेशन सीट वो सब मैं क्रम वाई आगे से आगे ले रहा हूँ ताकि आपको अलग से एक एक छोटे छोटे वीडियो में जानकारी अवेलेबल करा दूँ। वैसे मैंने संपूर्ण एक वीडियो के अंदर जानकारी दे रखी है पहले से, फिर भी छोटे छोटे वीडियो और बना रहा हूँ।